हम लोग बात कर रहे थे आपका अनुच्छेद 77, इस पर बात उस दिन की थी, लेकिन बात कंप्लीट नहीं थी। तो अनुच्छेद 77 पर बात करें, सबसे पहली बात तो ये समझ लेनी चाहिए, अनुच्छेद 77 पर बात हो ये जरूरी नहीं है। सबसे पहली चीज ये है कि काम का होना ये अलग बात है, और काम हुआ इसको अभिव्यक्त किया जाना ये बिल्कुल अलग बात है। एक काम हो गया, जिस तरह से होना चाहिए उसी तरह हुआ और उसकी अभिव्यक्ति की गई, ये एक बात है। दूसरी बात हो सकती है कि काम हुआ लेकिन जिस तरह उसकी अभिव्यक्ति होनी चाहिए उस तरह उसकी अभिव्यक्ति नहीं हुई, ये दूसरी स्थिति हो सकती है। क्योंकि कई लोग होते हैं वो काम का किया जाना महत्व की बात मानते हैं, काम किया गया इसको घोषित करना ये महत्व की बात ही नहीं मानते हैं। वो ये कहते हैं कि काम का किया जाना ये महत्व की बात है, काम किया जाना चाहिए, काम हमने किया इसकी घोषणा हम करें ये कोई जरूरी नहीं। और इस बात को ऐसे भी कहते हैं कि आपके आचरण ये आपके शब्दों से अधिक महत्वपूर्ण है। आपका आचरण ज्यादा तेज बोलता है बनिस्बत आपके शब्दों के। आप अपने शब्दों से बताएं कि अमुक काम हमने किया, यह आवश्यक नहीं है। अगर आप काम करेंगे तो दुनिया को ऑटोमेटिकली पता लगेगा कि काम किया गया है। अब काम को करने का जो ढंग है उसके मुताबिक आप काम कर, ठीक है, करें, यह भी हो सकता है। और काम को करने का जो ढंग है आप उस ढंग से काम न करें, यह भी हो सकता है। देखिए 3-4 बातें हैं, इनको ध्यान में रख लेंगे तो अनुच्छेद 77 समझना बहुत आसान है। सबसे पहली चीज कि काम को करने का एक ढंग होता है और आप काम उस ढंग से कर सकते हैं। काम को करने का जो ढंग है उस ढंग से जब आप काम करेंगे तभी काम किया गया ये कहा जाना चाहिए। अन्यथा आपने किसी भी ढंग से लक्ष्य की प्राप्ति कर ली है, बात यह है काम किया गया यह नहीं कहा जा सकता। तो काम करने का जो ढंग है उस ढंग से आप काम करें और काम हो जाए, यह संभव है। काम के होने से जो परिणाम आप प्राप्त करना चाहते थे, क्योंकि काम एक प्रक्रिया है, काम तो एक प्रक्रिया है और वो आप क्यों करते हैं, एक निश्चित प्रभाव को उत्पन्न कर देने के लिए। काम क्या है, काम स्वयं में लक्ष्य नहीं है, इस बात को भी समझना पड़ेगा। काम स्वयं में कोई लक्ष्य नहीं है। काम क्यों, आराम के लिए। काम क्यों, एक निश्चित प्रभाव को उत्पन्न करने के लिए। काम क्यों, एक निश्चित परिणाम को प्राप्त करने के लिए। यह नहीं है, काम स्वयं में कोई लक्ष्य नहीं है। और अगर आप काम को स्वयं लक्ष्य मानते हैं तो आपकी बुद्धि पर संदेह करना ही होगा। काम तो स्वयं में कोई लक्ष्य हो ही नहीं सकता। आप नौकरी करते हैं काहे के लिए, कि नौकरी से सुविधापूर्ण जीवन उपलब्ध हो सकता है, अन्यथा नौकर कौन बनना चाहता है। दुनिया में तो वो आदमी ढूंढने से मिलेगा नहीं जो नौकर बनना चाहता हो, जिसका लक्ष्य नौकर बन जाना हो, ये तो कोई नहीं मिलेगा। आप किसी को भी नौकरी पर रखिए, तनख्वाह मत दीजिए, 2 दिन रुकेगा नहीं, ठीक है, क्यों रुके, आपकी सेवा करना ये तो उसका लक्ष्य नहीं है। तो काम का लक्ष्य काम नहीं हो सकता, काम का लक्ष्य कुछ और होता है। तो जो काम किया गया वो जिस ढंग से किया जाना चाहिए, अर्थात जिस प्रभाव को उत्पन्न करने के लिए आप काम कर रहे थे, वो काम जिस ढंग से होना चाहिए आपने उसी ढंग से किया, यह भी संभव है। और आप उस प्रभाव और परिणाम को किसी भी ढंग से प्राप्त कर लें बिना उस ढंग से काम को किए हुए,
जिस ढंग से काम को किया जाना चाहिए था, संभव ये भी है। अब एक और बात संभव है कि आप काम को ठीक ढंग से करें, उस परिणाम को भी उत्पन्न कर दें, लेकिन काम के होने की घोषणा अर्थात काम को नियम पूर्वक किए जाने का अधिप्रमाणन, सर्टिफिकेशन, ये जिस ढंग से किया जाना चाहिए उस ढंग से आप करें, ये भी हो सकता है, और न करें ये भी हो सकता है। दोनों ही बातें हो सकती हैं, यानी कुल मिलाकर चारों बातें हो सकती हैं। अगर बात करें तो चार बातें हैं और चारों बातें संभव हैं। आप काम करें, उसी ढंग से करें जिस ढंग से काम होना चाहिए, निश्चित प्रभाव और परिणाम को भी प्राप्त करें, और काम के होने की, नियम पूर्वक होने की घोषणा यानी अधिप्रमाणन यानी सर्टिफिकेशन जिस ढंग से होना चाहिए उसी ढंग से सर्टिफिकेशन कर दें, यह भी संभव है। और संभव यह भी है कि आप काम करें, नियम पूर्वक करें, लेकिन उसका सर्टिफिकेशन जिस ढंग से होना चाहिए उस ढंग से न करें। क्यों? आपके मन का यह विश्वास है कि काम का किया जाना महत्व की बात है, काम नियम पूर्वक किया गया, इसको घोषित करना यह महत्व की बात ही नहीं है। यह भी आपके मन का विश्वास हो सकता है और इसमें कोई बुराई नहीं है। काम तो हुआ ना, और नियम पूर्वक हुआ। अब यह भी संभव है कि आप काम को नियम पूर्वक न करें, किसी भी ढंग से उस प्रभाव और परिणाम को प्राप्त कर लें जिस प्रभाव और परिणाम को प्राप्त करने के लिए काम किया जाना था। आपने प्रभाव और परिणाम को प्राप्त कर लिया, लेकिन नियम पूर्वक काम को नहीं किया। आपको बिना अनुचित साधनों का सहायता लिए, आपको बिना अनुचित साधनों का सहयोग लिए परीक्षा उत्तीर्ण करनी चाहिए थी, लेकिन आपने परीक्षा अनुचित साधनों की सहायता से उत्तीर्ण कर ली। आपने वो प्रभाव और परिणाम प्राप्त कर लिया जो आप प्राप्त करना चाहते थे, लेकिन प्राप्त करने के लिए जो काम जिस प्रकार किया जाना चाहिए था उस प्रकार आपने नहीं किया, लेकिन आपने सर्टिफिकेशन इस प्रकार कर दिया मानो आपने काम उसी ढंग से किया। यह भी संभव है। आप डिग्री लिए घूम रहे हैं कि ये देखो हमने डिग्री प्राप्त कर ली और नाउ आई एम ए लॉ ग्रेजुएट, जबकि आपको लॉ ग्रेजुएट नहीं कहा जाना चाहिए, क्योंकि आपने विधि स्नातक की जो परीक्षा है वो उस ढंग से उत्तीर्ण नहीं की जिस ढंग से उत्तीर्ण की जानी चाहिए थी। बट जो सर्टिफिकेशन आपके पास है वो ये सर्टिफाई करता है कि आपने काम को उसी ढंग से किया। दूसरी ओर ये है, ये जो लॉ ग्रेजुएट वाकई है, लेकिन इनकी मार्कशीट और डिग्री खो गई है, या इनकी डिग्री इसलिए नहीं मिल पाई है क्योंकि इनरोलमेंट का फॉर्म इन्होंने नहीं भरा था। तो ये लॉ ग्रेजुएट हैं, लेकिन इनके लॉ ग्रेजुएट होने के तथ्य की घोषणा उस प्रकार नहीं की गई है जिस प्रकार घोषित किया जाना अनिवार्य है। और यह भी हो सकता है कि ये लॉ ग्रेजुएट भी हैं और इनके पास डिग्री भी है, और लॉ में ग्रेजुएशन इन्होंने उसी ढंग से की जिस ढंग से की जानी चाहिए, और इनके लॉ ग्रेजुएट होने के तथ्य की घोषणा जिस प्रकार होनी चाहिए उस प्रकार हुई भी है। ये तीनों स्थितियां संभव हैं। 77 का संबंध बस इतनी ही चीज से है, 77 का और कोई संबंध नहीं। 77 कहती है भारत सरकार के कार्य का संचालन। सबसे पहले कहता है भारत सरकार की समस्त कार्यपालिका कार्यवाही राष्ट्रपति के नाम में हुई कही जाएगी। यानी 77 को आप किसके साथ पढ़ेंगे? 53 के साथ। क्यों? 77 कह रहा है भारत सरकार की समस्त कार्यवाही, समस्त कौन सी? समस्त कार्यपालिका कार्यवाही ये राष्ट्रपति के नाम में हुई कही जाएगी।
अब समस्त कार्यपालिकी कार्यवाही जो उसने की है वो राष्ट्रपति के नाम में कही, और 74 का भी संबंध 53 से जुड़ता है, क्योंकि 74 कहता है राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह और सहायता से काम करेंगे। इसका मतलब यह हुआ कि आप 53 को आइसोलेटेड करके नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि 53 कहता है कि भारत के जो राष्ट्रपति होंगे वे स्वयं में निहित कार्यपालिकी शक्ति का उपयोग इस संविधान के उपबंधों के मुताबिक या तो स्वयं और या अपने अधीनस्थों के माध्यम से करेंगे। तो दो स्थितियां आ गई, या तो स्वयं करेंगे और या अपने अधीनस्थों के माध्यम से करेंगे। लेकिन चाहे स्वयं करें और चाहे अपने अधीनस्थों के माध्यम से करें, एक बात उन्हें ध्यान रखनी होगी कि इस संविधान के उपबंधों के मुताबिक वो अपनी कार्यपालिकी शक्ति का उपयोग करेंगे। और जब हम लोग संविधान को पढ़ते हैं तो दो प्रकार के काम दिखाई देते हैं। एक वे जिनका होना राष्ट्रपति का पर्सनल ऑब्लिगेशन प्रतीत होता है, जैसे वित्तीय विवरण रखवाएंगे, इमरजेंसी की सिचुएशन है, इमरजेंसी डिक्लेयर करेंगे, ठीक है। और कुछ काम उनके पर्सनल ऑब्लिगेशन नहीं है, लेकिन वे सरकार के द्वारा किए जाने चाहिए, ऐसे दिखाई देते हैं। तो वे काम जो राष्ट्रपति के पर्सनल ऑब्लिगेशन हैं या जो राष्ट्रपति के पर्सनल ऑब्लिगेशन प्रतीत होते हैं, उनमें 74 राष्ट्रपति को सलाह और सहायता देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी और वे उस मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करेंगे। वहां स्थिति आ गई, और इस संविधान के उपबंधों के अनुसार ये तो ओवरऑल कंडीशन है ही। और जब राष्ट्रपति संविधान के उपबंधों के अनुसार अपने ऊपर पर्सनली अधिरोपित दायित्वों का निर्वहन करना चाहेंगे तो उन्हें मंत्रिपरिषद की सलाह से काम करना ही होगा। अन्यथा की स्थिति में वे स्वयं के ऊपर अधिरोपित कृत्यों का संपादन कर ही नहीं पाएंगे, ठीक है ना। इसमें कहीं कोई दो मत है ही नहीं। अब सवाल बचा वे कृत्य जो राष्ट्रपति के पर्सनल ऑब्लिगेशन नहीं बनाए गए लेकिन कार्यपालिकी कृत्यों से संबंधित हैं, जैसे अस्पतालों का संचालन, रेलवे का संचालन, ठीक है ना। अब रेलवे का संचालन करेंगे तो रेलवे के अधिकारियों, कर्मचारियों आदि की नियुक्ति करनी पड़ेगी, योजना बनानी पड़ेगी, सारे काम होंगे। अब ये राष्ट्रपति यही करेंगे, इसके अलावा कोई कर नहीं सकता, क्योंकि समस्त कार्यपालिकी शक्ति उन्हीं में निहित है। ये सारे काम वो किससे करेंगे? अपने अधीनस्थों के माध्यम से, ठीक है ना। इसीलिए लिखा है वहां या तो स्वयं या अधीनस्थों के माध्यम से। तो जो पर्सनली वो करेंगे ऐसा अपेक्षित है संविधान के द्वारा जहां भी, वहां तो 74, और जहां यह अपेक्षित है कि कार्यपालिकी शक्ति का उपयोग हो किंतु वो राष्ट्रपति का पर्सनल ऑब्लिगेशन नहीं बनाया गया है, वहां वे अपने अधीनस्थों के माध्यम से स्वयं में निहित कार्यपालिकी शक्ति का उपयोग करेंगे। और उनके अधीनस्थ की स्थिति में उनका मंत्री और उनका प्रधानमंत्री यह भी माना जाएगा। तो सीधी बात होती है, आप जब कुछ भी कराते हो तो आपसे ठीक नीचे जो है उसे बता देते हो कि ऐसे ऐसे होना चाहिए, और वो स्वयं सारे काम करता रहता है। आप सिर्फ इतना बताते हो कि ये होना चाहिए। आपने कहा कि घर में शादी है, शादी का खाना बनेगा, बस इससे ज्यादा आपने कुछ नहीं कहा। खाने का मेनू क्या होगा, खाने का वेन्यू क्या होगा, खाना कौन कैटरर बनाएगा, उसमें कितनी डिशेज होंगी, ठीक है, उनमें से तीखी कितनी होंगी, उनमें से मीठी कितनी होंगी, ये सब कुछ आप डिसाइड कर रहे हो, ठीक है। माना क्या जाएगा? जिसके निर्देश पर आप ये सारी व्यवस्था कर रहे हो वही कर रहा है, ये उसी ने खाना खिलवाया। कहा जाएगा उन्होंने दावत की, जबकि उन्होंने कुछ भी नहीं किया, दावत तो औरों ने की। तो जो अन्य कार्य हैं
या अन्य कार्यों के लिए कार्यपालिका शक्ति का उपयोग है वो 77 के मुताबिक होगा। ठीक है ना, अपने अधीनस्थों के माध्यम से करेंगे। और जब अधीनस्थों के माध्यम से करेंगे तो अधीनस्थ जिस प्रकार से काम को करेंगे, कार्य करने की उस प्रक्रिया से अनुच्छेद 77 संबंधित है। और सबसे पहला प्रतिबंध क्या लगा रहा कि सबसे पहली बात तो यह है कि आप सारी कार्यवाही, भारत सरकार की समस्त कार्यपालिका की कार्यवाही राष्ट्रपति के नाम में ही करेंगे। ठीक है, पहला प्रतिबंध तो ये, आप ये नहीं कहेंगे कि हमने किया, भारत के राष्ट्रपति ने ये किया है, भारत के राष्ट्रपति ने ये किया है। और भारत के राष्ट्रपति इनफैक्ट कुछ नहीं कर रहा है, वो अपने अधीनस्थों के माध्यम से अपनी कार्यपालिकीय शक्ति का उपयोग कर रहे हैं। और उनका अधीनस्थ जो उनसे ठीक नीचे है वो कौन है? प्राइम मिनिस्टर या संबंधित विभाग का मंत्री है, वो उनसे ठीक नीचे है और वो उनकी ओर से सारे काम कर रहा है, वो रूल्स बना रहा है। अच्छा, अकेला मंत्री भी सारे काम नहीं कर सकता, तो उसके विभाग में जितने अधिकारी हैं वे सब मिलकर उस काम को करेंगे जो उसके विभाग का काम है, और जिस काम को राष्ट्रपति की ओर से उन लोगों के द्वारा किया जाना चाहिए वो सारे लोग मिलकर उस काम को करेंगे। अब उस काम को ठीक ढंग से किया जा सके इसके लिए तरीका होना चाहिए, अर्थात नियमों का निर्माण यह होना चाहिए। अब इन नियमों का निर्माण या तो राष्ट्रपति करें और या उनकी ओर से जो नेक्स्ट टू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो कर दे। तो राष्ट्रपति इन कामों को नहीं करते, जो उनसे नेक्स्ट टू पद और दायित्व में है यानी मिनिस्टर संबंधित विभाग का, वो पॉलिसी तय करता है कि साहब ये काम विभाग की ओर से किया जाएगा और इन नियमों के मुताबिक किया जाएगा, इस प्रकार से किया जाएगा। नियम यानी इन प्रकारों से, इन स्टेजेस से काम गुजरेगा और ऐसे किया जाएगा। अब उसी ढंग से विभाग के मंत्री आदि विभाग के अधिकारी आदि उस काम को संपादित करते हैं। अब जब विभाग के अधिकारी उन नियमों के मुताबिक जो कि मंत्री ने बनाए हैं उन नियमों के मुताबिक काम का संपादन कर रहे हैं तो क्या माना जाएगा? राष्ट्रपति के द्वारा बनाए गए नियम के मुताबिक वे कार्य का संपादन कर रहे हैं। ठीक है, अब यहां पर वे सारी स्थितियां आ सकती हैं। राष्ट्रपति के द्वारा बनाए गए नियमों के मुताबिक वे कार्य का संपादन करें और राष्ट्रपति ने ही काम के होने की घोषणा से संबंधित जो नियम बनाए हैं उनके मुताबिक वे घोषित भी करें कि काम उन्हीं नियमों के मुताबिक किया गया है। यह भी हो सकता है, यह भी हो सकता है। और यह भी हो सकता है कि वे काम उन नियमों के मुताबिक करें लेकिन घोषित उन नियमों के मुताबिक न करें कि काम उन्हीं नियमों के मुताबिक किया गया है। ठीक है, यह भी हो सकता है। और यह भी हो सकता है कि काम उन नियमों के मुताबिक करें ही ना, सिर्फ घोषित कर दें कि काम उन नियमों के मुताबिक हुआ है, यह भी वे लोग कर सकते हैं। ये तीनों दशाएं हो सकती हैं। तो 77 ये कहता है कि अगर कोई काम किया गया है, नियमों के मुताबिक किया गया है और यह घोषणा की गई है कि काम नियमों के मुताबिक हुआ है, तब तो कोई बात ही नहीं है, तब तो कोई समस्या ही नहीं। काम नियमों के मुताबिक हुआ भी और घोषित भी है कि नियमों के मुताबिक हुआ है, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन अगर किसी इंस्ट्रूमेंट पर यह घोषणा मौजूद है कि काम नियमों के मुताबिक किया गया है और इनफैक्ट वो काम उन नियमों के मुताबिक नहीं हुआ, ठीक है, इनफैक्ट उन नियमों के मुताबिक नहीं हुआ, सिर्फ घोषित कर दिया गया है कि उन नियमों के मुताबिक भी हुआ और घोषित भी है कि उन नियमों के मुताबिक है, तब तो कोई समस्या ही नहीं है, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, लेकिन काम उन नियमों के मुताबिक नहीं हुआ, उन नियमों के मुताबिक जिसे करना चाहिए था उसने नहीं किया,
जिसे जिस प्रकार करना चाहिए था उसने उस प्रकार नहीं किया। तो बातें हो सकती हैं, जिसे करना चाहिए था उसने नहीं किया। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को करना चाहिए था, कर दिया उनके बाबू ने। ठीक है, जिसे करना चाहिए था उसने नहीं किया, जिसे करना चाहिए था उसने किया, किंतु उस प्रकार नहीं किया जिस प्रकार से करना चाहिए था। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को दूसरे पक्ष को सुनना भी चाहिए था और फिर करना चाहिए था, दूसरे को सुना नहीं और कर दिया, तो भी कहा जाएगा नियमों के मुताबिक नहीं हुआ। और सिर्फ लिख दिया गया कि नियमों के मुताबिक किया गया है। तो ये जो लिख दिया गया, अच्छा तीसरी पोजीशन, नियमों के मुताबिक किया गया लेकिन लिखा नहीं गया कि नियमों के मुताबिक किया गया, किया नियमों के मुताबिक। अब अगर न्यायालय में कोई चुनौती दे दे, क्योंकि न्यायालय वहां बैठे जज साहब ये देख तो रहे नहीं थे कि नियमों के मुताबिक है या नहीं है, कुछ देख नहीं रहे थे। तो तीनों में से कोई स्थिति हो, अगर न्यायालय में चुनौती मिलती है तो न्यायालय सिर्फ इस कारण से कि साहब ये लिखा हुआ है कि वो नियमों के मुताबिक किया गया है, इस तथ्य की जांच करने से रुकेगा नहीं कि वो नियमों के मुताबिक किया गया या नहीं किया गया। क्योंकि संभव है ये कि आप नियमों के मुताबिक न करें और सिर्फ लिख दें, सिर्फ लिख दें, ये संभव है। ठीक है, फिर इन शब्दों का आखिर फायदा क्या है, ये लिखना कि नियमों के मुताबिक किया गया, इन शब्दों का मतलब क्या है और इनका फायदा क्या है। तो कोर्ट ने कहा इनका फायदा सिर्फ इतना है कि अगर यह लिखा गया है कि यह नियमों के मुताबिक किया गया, यानी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की ओर से किया गया है, तो इस बात पर हम कोई संदेह नहीं करेंगे कि यह प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्वारा नहीं किया गया है। हम ये नहीं, हम मानेंगे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने, ठीक है, इसको या तो करवाया है या किया है। ठीक है, करते तो वो कुछ है ही नहीं, ठीक है, करवाया है ये हम मान लेंगे, सिर्फ इतना लिखा होने के कारण से, क्योंकि उसको प्रमाणित किया गया है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने ये किया है, ठीक है, या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने ऐसा करवाया है, हम ये मान लेंगे। आप कहेंगे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने किया है, करवाया है, भले ही न करवाया हो, लेकिन हम यही मानेंगे कि नो, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने ये किया है या करवाया है। और सिर्फ इस आधार पर ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने नहीं किया है, हम कोई बात किसी की नहीं सुनेंगे। लेकिन अगर ये साबित कर दिया गया हमारे सामने कि ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वो तो हम मान ही रहे कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने किया है, लेकिन क्यों मानना है, क्योंकि सर्टिफिकेशन के जो नियम हैं उनके मुताबिक उसको सर्टिफाई किया गया है कि ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का कृत्य है, इसलिए हम मान रहे हैं, ठीक है ना। तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर पिटिशनर ये साबित करने में सफल हो जाता है कि ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने किया होगा, क्योंकि आप मान रहे हो, लिखा है कि उन्होंने किया, लेकिन उस तरह नहीं किया जिस तरह इसको किया जाना चाहिए था, यानी जैसे जिसको करना चाहिए था और जिस ढंग से करना चाहिए था, न तो उसने किया और न उस ढंग से किया, या उसने तो किया किंतु उस ढंग से नहीं किया, या फिर उस ढंग से किया गया लेकिन उसने नहीं किया जिसको करना था। तो फिर इस आधार पर हम इस काम को कॉन्स्टिट्यूशनली किया गया नहीं मानेंगे, ठीक है ना। कॉन्स्टिट्यूशनली किया गया, हम इस तथ्य पर कोई संदेह नहीं कर रहे कि ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का कृत्य है, मान लिया, क्योंकि सर्टिफिकेशन है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने किया। लेकिन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को कैसे करना था, संविधान के प्रावधानों के अनुसार या उस विधि के मुताबिक जिस विधि से उस काम को किया जाना था, वो तो किया नहीं, ठीक है ना। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को अनुच्छेद 361 के कारण से हम सम्मान नहीं करेंगे, ठीक है, और इनफैक्ट उन्हें करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि वही बात, वो तो अकर्ता की तरह काम को कर रहे थे। ठीक वैसे ही जैसे ईश्वर हमसे काम को कराता है और हम काम को अकर्ता की तरह कर सकते हैं, सिर्फ ईश्वर की इच्छा मानकर, ठीक है ना। और जो ईश्वर की इच्छा मानकर आप किसी के वध जैसा क्रूर कृत्य भी करते हैं तो वो भी पुण्य बन जाता है। ये कृष्ण और अर्जुन, इनसे साबित है। अर्जुन से कृष्ण यही तो कह रहे कि तुम युद्ध करो,
ठीक है, और तुम जो कुछ करोगे युद्ध करने में वो सब हमें समर्पित करो, तुम्हें कोई पाप नहीं लगने वाला है, क्योंकि तुम मानव मूल्यों की रक्षार्थ युद्ध करोगे। ठीक है ना। तो अकर्ता की तरह काम किए जा सकते हैं। राष्ट्रपति ने जो कुछ किया अकर्ता की तरह किया है, किया जिन्होंने इनफैक्ट वो तो आएंगे ही, ठीक है, और वो अपने कृत्य के औचित्य को सिद्ध करेंगे। तो सिर्फ इस कारण से कि राष्ट्रपति ने इस कृत्य को किया है, ये लिखा है, हम ये भी नहीं मान लेंगे। ये तो मानेंगे कि राष्ट्रपति ने किया है, लेकिन इसके साथ साथ ये भी मान लें कि राष्ट्रपति ने उसी ढंग से किया है जिस ढंग से किया जाना संविधान या विधि के द्वारा अपेक्षित था। ये नहीं, ये तथ्य का सवाल है और तथ्य के प्रश्न साक्ष्य से निर्णित होंगे। पिटिशनर अगर इस तथ्य के प्रश्न को इस प्रकार साबित कर देता है कि ये काम विधि अनुसार या संविधान के मुताबिक नहीं हुआ, तो हम इतना ही सिर्फ मानेंगे कि राष्ट्रपति ने किया है, लेकिन ये राष्ट्रपति की, ठीक है, शक्तियों का सम्यक उपयोग करके किया गया कृत्य है, ये नहीं मानेंगे और उस कृत्य को क्वेश करेंगे। एक बात। दूसरी बात, अगर किसी कृत्य पर यह नहीं लिखा है कि यह राष्ट्रपति ने किया है, और इनफैक्ट वो राष्ट्रपति ने ही किया है, राष्ट्रपति ने किया मीनिंग देयर बाय जिस ढंग से उसको होना चाहिए था राष्ट्रपति की ओर से उसी ढंग से हुआ, सिर्फ ये लिखा नहीं, और कोई आ जाता है हमारे सामने पिटीशन लेकर कि इसमें सब सर्टिफिकेशन मौजूद नहीं है कि ये उस ढंग से किया गया काम है, जबकि तथ्यात्मक तौर पर वो उसी ढंग से किया गया काम है, तो हम इस बात को भी कोई महत्व नहीं देंगे, क्योंकि इनफैक्ट वो उसी ढंग से किया गया जिस ढंग से किया जाना चाहिए था। अगर इनके पास एलएलबी की डिग्री नहीं भी है किसी कारण से, लेकिन इन्होंने एलएलबी को पास किया है, तो हम इन्हें विधि स्नातक मानेंगे। तो राष्ट्रपति के द्वारा किए गए काम का सर्टिफिकेशन जिस ढंग से होना चाहिए उस ढंग से न हो, तो भी हम ये नहीं मानेंगे कि वो राष्ट्रपति ने नहीं किया। ठीक है, और कहता है कि राष्ट्रपति भारत सरकार का काम सुविधापूर्वक किए जाने के लिए नियम बनाएगा। ठीक है, वो बात हम पहले कह चुके हैं। तो 75(1) आप देखें, 75(1) क्या कहता है? भारत सरकार की समस्त कार्यपालिका कार्यवाही राष्ट्रपति के नाम में हुई कही जाएगी। क्यों? क्योंकि सारी कार्यपालिका शक्ति उन्हीं में निहित है और उनकी ओर से प्रयोग हो रही है, तो माना यही जाएगा कि समस्त कार्यपालिका शक्ति का उपयोग स्वयं राष्ट्रपति ने किया। प्रश्न उठे, गए सुप्रीम कोर्ट तक। अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा हुई और अनुच्छेद 359 के अंतर्गत फंडामेंटल राइट्स। अब तो बात बदल गई, अब तो 2021 को छोड़कर शेष फंडामेंटल राइट सस्पेंड किए जा सकते हैं, लेकिन जिस समय की ये बात है उसमें 2021 भी सस्पेंड हो सकते थे। डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उन्होंने पत्र भेजा और ये कहा कि अमुक अमुक फंडामेंटल राइट सस्पेंड हो गए। ये कहा गया कि राष्ट्रपति को सस्पेंड करने की ताकत है अनुच्छेद 359 में। राष्ट्रपति वहां लिखा है अपने घोषणा द्वारा फंडामेंटल राइट सस्पेंड कर सकते हैं। ये डिप्टी सेक्रेटरी द्वारा जारी पत्र है। ठीक है, कोर्ट ने कहा कि नहीं, 75(3) में यह भी लिखा है कि भारत, क्या लिखा है कि राष्ट्रपति भारत सरकार का कार्य अधिक सुविधापूर्वक किए जाने के लिए और मंत्रियों में उक्त कार्य के आवंटन के लिए नियम बनाएगा। राष्ट्रपति ने नियम बना रखा है कि जिस विभाग ने ये लेटर जारी किया है फंडामेंटल राइट को सस्पेंड करने का, उस विभाग को हक है कि फंडामेंटल राइट उनकी ओर से सस्पेंड कर दे। ठीक है ना। तो राष्ट्रपति ने खुद सस्पेंड नहीं भी किए हैं, लेकिन उनके द्वारा कार्य आवंटन के संबंध में जो नियम बने हैं उन्हीं के मुताबिक सस्पेंड हुआ है। और नहीं तो राष्ट्रपति की ओर से कोई अलार्म, ये किया क्यों नहीं गया? राष्ट्रपति कहें कि हमने नहीं किया, वो तो कह नहीं रहे, उनके नाम में भेज रखा है डिप्टी सेक्रेटरी ने। तो हम इस तथ्य की जांच क्यों करें कि राष्ट्रपति ने इनफैक्ट वैसा कोई आदेश दिया या नहीं दिया? ठीक है ना। तो अगर अधिप्रमाणन हुआ है, या तो आप फैक्ट के तौर पर साबित करिए कि संबंधित मंत्री ने या संबंधित नियमों के मुताबिक जिस प्रकार से यह आदेश आना चाहिए
उस प्रकार से ये आया ही नहीं। या तो आप ये साबित करिए, और अगर आप ये साबित नहीं कर पाते तो हम तो ये मानेंगे कि काम उन्हीं नियमों के मुताबिक होगा। या तो आप तथ्य के तौर पर यह साबित कर दीजिए कि काम उस प्रकार से नहीं हुआ, तब ठीक है, तब केवल सर्टिफिकेशन मौजूद है कि राष्ट्रपति की ओर से इस काम को किया गया, जबकि तथ्य के तौर पर यह साबित हो चुका है कि नहीं किया गया, तब तो बात अलग है। अदरवाइज सिर्फ इस कारण से कि ऐसा हो जाए कि साहब ये लिखा नहीं है कि राष्ट्रपति ने इस काम को किया है, हम ये न माने कि राष्ट्रपति ने नहीं किया, ये बात नहीं होगी, क्योंकि लिखा तो बहुत बार नहीं होता, जबकि काम उसी ढंग से किया गया है। और जबकि 77(1) क्या कहता है? कहता है कि भारत सरकार की समस्त कार्यपालिकी कार्यवाही, लेकिन अब स्थिति यह आ गई है कि भारत सरकार अगर अर्ध न्यायिक कार्यवाही कर रही है तो भी 77 से गवर्न हो रही है। अर्ध न्यायिक कार्यवाही हमने आपसे कहा था कि अर्ध न्यायिक कार्यवाही क्या है? जो न्यायिक कार्यवाही जैसी है। न्यायिक कार्यवाही कौन सी है? जो साक्ष्य के आधार पर स्वयं न्यायालय द्वारा निर्णित की जाए या स्वयं न्यायालय द्वारा चलाई जाए, उसे हम जुडिशियल प्रोसीडिंग या न्यायिक कार्यवाही कहते हैं। और जो प्रोसीडिंग अन्य अधिकारियों द्वारा चलाई जाए, जो न्यायालय नहीं है, उनके द्वारा अगर कोई कार्यवाही चलाई जा रही है और साक्ष्य के आधार पर चलाई जा रही है और उस कार्यवाही में पक्षकारों के अधिकारों का न्याय निर्णय किया जा रहा है, तो चूंकि वो कार्यवाही वैसी ही है जैसी न्यायिक कार्यवाही होती है, लेकिन चूंकि न्यायालय के समक्ष नहीं चल रही है, इसलिए हम उसे न्यायिक कार्यवाही तो नहीं कहेंगे, उसे हम क्या नाम देते हैं? अर्ध न्यायिक कार्यवाही, क्वासी जुडिशियल प्रोसीडिंग। और ये कहां चलती है? जो लोकप्रिय ढंग है, एक तो कंज्यूमर फोरम, मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल, यहां सब जगह ये कार्यवाहियां चलती हैं। वे न्यायालय नहीं हैं, वे ट्रिब्यूनल्स हैं, वे अर्ध न्यायिक संस्थाएं हैं। वे जो कार्यवाहियां चलाती हैं उनकी प्रकृति न्यायिक कार्यवाहियों जैसी होती है, लेकिन वे न्यायिक कार्यवाहियां नहीं होती। तो अर्ध न्यायिक कार्यवाहियां ये चलाई क्यों जाती हैं? मोटे तौर पर यहां समझ लें, क्योंकि यह विषय एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का है, लेकिन मोटे तौर पर आप यह समझ लें कि कार्यवाहियां इतनी अधिक हो गई हैं कि सारी कार्यवाहियां न्यायालय द्वारा चलाई जाए, यह संभव नहीं बचा है। और अगर हम ऐसा करेंगे तो न्याय बहुत लेट होता जाएगा। इसलिए न्यायिक कार्यवाहियां जैसी कार्यवाहियां अन्य प्राधिकारियों द्वारा चलाई जाती हैं और उनसे अगर कोई असंतुष्ट होता है तो अंत में अपील सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में दे देते हैं। तब जब सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट उस मामले को निर्णित करेगा, तो चूंकि सारे निचले निर्णय अपीलेट कोर्ट के निर्णय में मर्ज कर जाएंगे, अंत में क्या बचेगा? अपीलेट कोर्ट का निर्णय। तो संविधान जो कहता है कि विवादों का निस्तारण न्यायालय द्वारा किया जाना चाहिए, यह बात भी संतुष्ट हो जाएगी और मामलों का रिजल्ट भी जल्दी आ जाएगा। क्योंकि यदि हो सकता है आप नीचे ही संतुष्ट हो जाओ, वहां तक जाने की जरूरत पड़े ही ना। अगर नीचे ही संतुष्ट हो गए तो विवाद ही नहीं रहा, तो फिर संविधान का कोई ऑब्जेक्शन नहीं बचा, क्योंकि विवाद का अंतिम निस्तारण न्यायालय द्वारा किया जाएगा। जब आप नीचे ही संतुष्ट हो गए तो विवाद ही कहां बचा। इसलिए अर्ध न्यायिक कार्यवाहियां चलाई जाती हैं। तो लिखा 77(1) में यह है कि भारत सरकार की समस्त कार्यपालिकी कार्यवाही यह चलेगी कहां? राष्ट्रपति के नाम में। लेकिन अब स्थिति यह है कि न्यायालय ने अर्ध न्यायिक कार्यवाही को भी अगर राष्ट्रपति के नाम पर भारत सरकार ने कर दिया तो यह माना है कि राष्ट्रपति ने ही उसको किया है और उसको ठीक माना है। एक मामले में हमने आपको बताया था कि अपील, ठीक है, विभाग उसके कर्मचारी को कब कब सस्पेंड और टर्मिनेट किया जा सकता है, इसके संबंध में नियम मौजूद थे। वे नियम किसने बनाए? इन एक्चुअल मंत्री ने, लेकिन बनाए किसने माने जाएंगे? राष्ट्रपति ने। और वे नियम यह कहते थे कि अगर इस विभाग में किसी कर्मचारी को बर्खास्त किया जाएगा तो उसकी अपील की अंतिम सुनवाई राष्ट्रपति करेंगे।
और उसमें अपील फाइल हुई और फाइनेंस मिनिस्टर ने वो अपील सुनी और रिजेक्ट कर दी। प्रश्न यह उठा कि भारत सरकार की समस्त कार्यपालिकी कार्यवाही यह राष्ट्रपति के नाम में हुई कही जाएगी, और अगर उसे उस प्रकार से अधिप्रमाणित किया गया जिस ढंग से अधिप्रमाणन चाहिए, तो इस बाबत कोई सवाल नहीं उठेगा कि राष्ट्रपति ने उस काम को नहीं किया। माना जाएगा कि राष्ट्रपति ने उसको किया। लेकिन फिर भी अगर तथ्य के तौर पर यह साबित किया जाता है कि इनफैक्ट वो काम नहीं किया गया उस ढंग से जिस ढंग से किया जाना चाहिए, तो फिर उस काम को हुआ माना नहीं जाएगा और उस काम को बदला जाएगा। हाँ, इसके साथ यह भी ठीक है कि अगर काम को उस ढंग से किया गया है तो अधिप्रमाणन भले ही नहीं हुआ, लेकिन फिर भी यह माना जाएगा कि काम हुआ है, क्योंकि अधिप्रमाणन स्वयं में महत्व की बात नहीं हो सकती। अधिप्रमाणन एक सुविधा है, अगर वो दे दी गई या कहीं लिख दिया गया तो एक सुविधा पैदा होगी कि फिर यह साबित नहीं करना पड़ेगा कि राष्ट्रपति ने ही इसको किया है। लेकिन फिर भी यह साबित किया जा सकता है कि तथ्य के तौर पर राष्ट्रपति ने उसको नहीं किया है। अब सवाल यह था इस मामले में कि अधिप्रमाणन तो यह था कि राष्ट्रपति ने अपील रिजेक्ट कर दी, लिखा, लेकिन तथ्य के तौर पर फाइनेंस मिनिस्टर ने उस अपील को सुना और रिजेक्ट किया था। अब यही सवाल उठा कि ठीक है, अधिप्रमाणित है उस ढंग से, ठीक है, तो राष्ट्रपति ने नहीं किया यह हम नहीं कह रहे, ठीक है, लेकिन राष्ट्रपति इस ढंग से इस काम को नहीं करवा सकते, बाकी काम करवा सकते हैं, क्योंकि अपने अधीनस्थों से, क्योंकि अपने अधीनस्थों से वो जो कुछ करवा सकते हैं वो सिर्फ कार्यपालिकी कार्यवाही है। और यहां हम ये मान रहे हैं राष्ट्रपति ने ही ये अपील डिसाइड की नहीं है, करवाई है, लेकिन अपील को डिसाइड करवाना ये राष्ट्रपति कर ही नहीं सकते थे। क्यों? 77(1) कहता है कार्यपालिकी कार्यवाही भारत सरकार की जो है वो उनके नाम में हुई कही जाएगी, अर्थात वो चाहे खुद करें और चाहे अपने अधीनस्थों से करवा दें, हमें कोई मतलब नहीं है। लेकिन यहां तो स्थिति उलट है, ये तो क्वासी जुडिशियल है। तो अगर हम ये मान भी लें कि ये राष्ट्रपति ने करवाया है, तो भी ये संविधान की भावना के अनुरूप नहीं है, ठीक है। कोर्ट ने कहा नहीं, क्वासी जुडिशियल जो कार्रवाइयां हैं वो भी कार्यपालिकी शक्ति के अंतर्गत ही की जाती हैं। कार्यपालिकी शक्ति गवर्नमेंट को चूंकि प्राप्त है, इसलिए वो क्वासी जुडिशियल कार्रवाइयां कर पाती है। तो चूंकि ये भी अल्टीमेटली इसका नेचर कार्यपालिकी शक्ति का उपयोग ही हो जाता है, इसलिए 77(1) के मुताबिक अगर फाइनेंस मिनिस्टर ने सुनकर अपील को रिजेक्ट किया है तो ये माना जाएगा कि राष्ट्रपति ने ही इसको किया है। और यही 77(2) कह रहा है, कहता राष्ट्रपति के नाम से किए गए, राष्ट्रपति के नाम से किए गए और निष्पादित आदेशों और अन्य लिखतों को ऐसी रीति से अधिप्रमाणित किया जाएगा जो राष्ट्रपति द्वारा बनाए नियमों में विनिर्दिष्ट की जाए। ठीक, राष्ट्रपति की ओर से जो लिखतें लिखी जाएंगी या राष्ट्रपति के नाम से जो आदेश निकाले जाएंगे उन्हें ऐसी रीति से अधिप्रमाणित किया जाएगा। ऐसी रीति से यानी राष्ट्रपति एक तरीका बताएंगे, उस तरीके से उन आदेशों और लिखतों में यह लिखा जाएगा कि वे राष्ट्रपति ने किए हैं, ठीक है ना। लिखने का एक तरीका राष्ट्रपति निर्धारित कर देंगे, जैसे एप्लीकेशन लिखने का एक तरीका है वो निर्धारित है, ठीक है। फॉर्म भरने का एक तरीका है वो निर्धारित है। ऐसे राष्ट्रपति एक तरीका निर्धारित कर देंगे कि उनके नाम से जो लिखते और आदेश निकाले जाएंगे वे किस तरीके से निकाले जाएंगे, ये राष्ट्रपति तय कर देंगे। और जब तय कर देंगे फिर क्या होगा, और इस प्रकार अधिप्रमाणित आदेश या लिखत की विधिमान्यता इस आधार पर प्रश्नगत नहीं की जाएगी कि वह राष्ट्रपति द्वारा किया गया या निष्पादित आदेश या लिखत नहीं है, सिर्फ इस आधार पर कि राष्ट्रपति ने यह आदेश नहीं निकाला, उस आदेश की या लिखत की जो विधिमान्यता है प्रश्नगत नहीं की जाएगी इस आधार पर कि राष्ट्रपति ने यह नहीं निकाला। इसका मतलब यह निकला कि 77(2) जो कुछ कह रहा है वो सिर्फ इतना कि अगर कोई आदेश या लिखत राष्ट्रपति द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार अधिप्रमाणित करके प्रचारित की गई है तो इस आधार पर उसकी विधिमान्यता को प्रश्नगत नहीं किया जाएगा कि वह राष्ट्रपति ने
स्वयं निकाला, ठीक है, राष्ट्रपति के द्वारा ये निकाला गया आदेश या लिखत नहीं है, इस आधार पर प्रश्नगत नहीं होगी। लेकिन इसका अर्थ ये कतई नहीं निकलता कि तथ्य के तौर पर यह साबित नहीं किया जा सकता कि ये राष्ट्रपति ने आदेश या लिखत निकाला, नहीं, केवल अधिप्रमाणित कर दिया गया है कि राष्ट्रपति ने ये निकाला है। और ना अगर ये अधिप्रमाणन मौजूद नहीं है तो यह माना जा सकता है कि राष्ट्रपति ने यह आदेश और लिखत नहीं निकाला होगा। दोनों ही बातें नहीं। हां, यह ठीक है कि अगर अधिप्रमाणन मौजूद है तो हम मान लेंगे। यानी अगर कोई यह कहता है कि यह राष्ट्रपति का आदेश या लिखत नहीं है तो उसे यह साबित करने की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी कि यह राष्ट्रपति का आदेश और लिखत नहीं है। मान लेगा कोर्ट क्या है, क्योंकि अधिप्रमाणन मौजूद है। तथ्य के तौर पर अगर वो साबित करने में सफल रहता है कि यह राष्ट्रपति का आदेश या लिखत नहीं है तो माना जाएगा नहीं है। और अगर आदेश या लिखत पर अधिप्रमाणन मौजूद नहीं है तो पिटिशनर को ज्यादा आसानी होगी, क्योंकि फिर न्यायालय कुछ उपधारित नहीं करेगा। ठीक है, फिर गवर्नमेंट को दोनों बातें साबित करनी होंगी कि यह आदेश या लिखत राष्ट्रपति का ही है, एक बात उन्होंने ही किया है और इसे उसी ढंग से किया है जिस ढंग से इसे करना चाहिए। तो अधिप्रमाणन सिर्फ एक सुविधा पैदा करता है, वो ये कि साहब जो है ये गवर्नमेंट साबित करने से बच जाती है ये राष्ट्रपति का आदेश है। और 77(2) जुडिशियल रिव्यू पर कोई रोक नहीं लगाता, क्योंकि ये अधिप्रमाणन का तरीका बताता है और अधिप्रमाणन का प्रभाव बताता है, बस इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। और बाकी जुडिशियल रिव्यू 53 में मौजूद है, क्योंकि वो ये कहता है कि संविधान के प्रावधानों के अनुसार ही राष्ट्रपति अपनी ताकत का उपयोग करेंगे। तो न्यायिक पुनरीक्षण ये इसेंशियल फैक्टर है और इस पर 77 से कोई रोक नहीं आती। तो 77 चूंकि उस दिन ठीक से हम नहीं बता सके थे, ठीक है, और हमने आपसे कहा था कभी मूड बनेगा तो हम आपको दोबारा बता देंगे 77। तो 77 की स्थिति ये है, ये कार्यपालिकी शक्ति के उपयोग के संबंध में नियम बनाने की ताकत ये देता है राष्ट्रपति को, और उन नियमों के मुताबिक अगर राष्ट्रपति के आदेश या लिखत को अधिप्रमाणित किया जाता है तो एक सुविधा पैदा कर देता है कि गवर्नमेंट इस तथ्य को साबित करने से बच जाती है कि यह राष्ट्रपति का आदेश है। अब एग्जीक्यूटिव में जो बचा वो केवल 72, 76 और 73 तीन बचे। यानी राष्ट्रपति की ताकतें क्या हैं, ठीक है, और यहीं पर 123 भी बताएंगे, उनके अध्यादेश जारी करने की शक्ति ये भी बताएंगे। तो 72, 123, 73 और आपका 76, जिसमें से 76 बहुत महत्व का नहीं है लेकिन फिर भी बता देंगे। और बस इसके बाद एग्जीक्यूटिव खत्म होगी, जुडिशरी शुरू होगी।